तो ये सेक्शन 7, 8, 9, 10 बड़े हैवीवेट सेक्शन जो है आपने आज निपटाई, परंतु अभी पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर भी बाकी है। आइएगा सेक्शन नंबर 12 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 12 सुनिएगा, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द आईआरपी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सेक्शन नंबर 12, कल सुबह ये क्लास चलेगी, कल सुबह, क्योंकि कल भी क्लास है ना, तो इसलिए कल मॉर्निंग में क्लास चलेगी। द सीआईआरपी शैल बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज। चलिए, कहता है द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल फाइल एन एप्लीकेशन टू द, पिछली बार 50 का दिया था, 40 का और दे दो ना, मैक्सिमम 90 डेज के लिए, यानी कि आरपी अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार नहीं मिलेगा। हाँ आगे बढ़े, कहता है प्रोवाइडेड फर्दर ओ माय गॉड दैट सीआईआरपी शैल मैंडेटरली बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 330 डेज। हे भगवान, ये कहां से आ गए 330 डेज? कंफ्यूज मत होना, अगर मैं जो बोलने जा रहा हूं एक बार में ध्यान से सुन लिया तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सुन लेना, 180 दिन के अंदर सीआईआरपी खत्म हो जानी चाहिए, नहीं हो पा रही, एक्सटेंशन मिलेगा 90 डेज का और 180 प्लस 90 270 हो गए। लॉ में लिखा है 180 प्लस 90 इक्वल टू 270 डेज तक मैक्सिमम सीआईआरपी जा सकती है, मगर रियल वर्ल्ड में दिक्कत ही आई कि सीआईआरपी चलती है जब, तो उसमें कई बार ना स्टे लग जाते हैं, डिफरेंट कोर्ट्स स्टे लग जाते हैं, डिफरेंट कोर्ट हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होती है, क्योंकि कई लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, सबसे ज्यादा ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि सर हमें तो कोई देख ही नहीं रहा, हमें तो कोई बुला ही नहीं रहा, हाई कोर्ट स्टे लगा देता है कि रुक जाओ, कमिटी ऑफ क्रेडिटर आपस में झगड़ा करने लगे, क्रेडिटर की आपस में नहीं बन रही, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, रुक जाओ। इन सारी प्रोसेस में डिले हो रहा था, इसके कारण से 180 दिन में भी पूरी नहीं हो पा रही थी, 270 दिन में भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो कोर्ट ने कहा भाई साहब मैं मानता हूं कि बहुत दिन डिले होते हैं कोर्ट की फाइलिंग में, फिर कोर्ट के डिसीजन आने में, फिर स्टे लगने के कारण, इसलिए हम आपको एक टाइम लिमिट दे रहे हैं आज पीरियड में, जिसका नाम है 330 दिन। 330 दिन के अंदर खत्म कर लेना सब कुछ। इस 330 दिन में कोर्ट का टाइम भी आ जाएगा, स्टे का टाइम भी आ जाएगा, फाइलिंग के दिन भी आ जाएंगे, हमें मत कहना इससे ऊपर एक दिन नहीं मिलेगा, 330 दिन ये है फाइनल। तो यानी कि आज भी क्या सर 180 दिन है? हाँ। एक्सटेंशन लेके 90 दिन मिलेंगे? हाँ। तो 330 दिन कब है? ये उस केस में है जब डिफरेंट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल हुई, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास किए, प्रोसीडिंग्स को रोकना पड़ा कई बार, तब 330 दिन है। ठीक है, स्टे पीरियड इज नॉट काउंटेड इन एनी प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, स्टे पीरियड काउंट नहीं होता, मगर वो जो पीरियड फिर उसके बाद जब दोबारा से शुरू होता है ना, तो एक बार फॉर एग्जांपल लॉ तुमने 20 दिन तक छोड़ दिया, तो उसके बाद उठाने में 2-3 घंटे तो वैसे लग जाते हैं ना, तो सेम, तो इसलिए जो स्टे पीरियड के कारण रुकता है, फिर रुकने के कारण जब दोबारा चालू होता है तो उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए 330 दिन। आगे, अगर कोई स्टे नहीं आया तो 180 दिन प्लस 90 यानी कि 270 दिन, अगर कोई स्टे नहीं हुआ, कोई बीच में दिन खराब नहीं हुआ तुम्हारा, कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट सीआईआरपी शैल मैंडेटरली बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 330 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ सीआईआरपी ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन एंड द टाइम टेकन इन द लीगल प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू सच रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो अब हम क्या लेके चलेंगे सर? मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, 180 दिन लिखोगे सीआईआरपी 180 दिन, एक्सटेंशन के साथ 270 दिन, लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह के साथ 330 दिन, तो तीनों पॉइंट लिखोगे आप। इतना लंबा स्टे इस सेक्टर में कोई नहीं देगा, दीपक कुमार जैन जी, कोई नहीं देगा। अभी देखेंगे सेक्शन 14 देखना। चलिए, 330 दिन से एक्सटेंशन हुआ अगर, तो फिर उसके लिए पूरी बताना पड़ेगा कि क्या रीजन था, और जस्टिफिकेशन जाएगा ऊपर लेवल तक, एनसीएलटी के पास तक, जैसे कई कंपनी में हो रहा है। आगे, ये अब आपके मतलब का नहीं है, ये ट्रांजिशन फेज था, ये रेलेवेंट नहीं है, ट्रांजिशन फेज खत्म हो गया अभी। फिर कहता है मोरेटोरियम एंड पब्लिक नोटिस, सेक्शन 13, 14, 15। सेक्शन 13 क्या है? सेक्शन 13 ना उस रेड लाइट के समान है जो इधर से उधर ट्रैफिक को भेजता है, मतलब ये सेक्शन 13 है। कहता है कुछ केसेस में लो जी सेक्शन 14 की तरफ चले जाओ, कुछ केसेस में लो जी सेक्शन 15 की तरफ चले जाओ, कुछ केसेस में कहता है रुक जाओ सेक्शन 16 की तरफ चले जाओ। तो सेक्शन 13 एक चौराहे की तरफ है, चौराहे की तरह है। कहता है द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9 और 10, ठीक है, शेल बाय एन ऑर्डर डिक्लेयर अ मोरेटोरियम फॉर द पर्पस रेफर्ड टू इन सेक्शन 14। अरे भाई स्टे के बारे में ज्यादा चर्चा मत करो, अभी 14 तक रुक जाओ, सेक्शन 14 पे आने दो, स्टे की क्वेरी अपने आप क्लियर हो जाएगी। कहता है डिक्लेयर मोरेटोरियम, सेक्शन 14 के अंदर मोरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर कर दिया जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, लिखवाया था तीनों चार्ट्स में आया था। अपॉन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन मोरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर हो जाएगा, पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी सीआईआरपी शुरू होने की सेक्शन 15 के अंतर्गत, और आईआरपी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा सेक्शन 16 के अंतर्गत। एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन के साथ ही 3 काम होंगे, मोरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर हो जाएगा उसी दिन से, पब्लिक नोटिस जारी करने का आदेश हो जाएगा, और तीसरा आईआरपी का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। पब्लिक नोटिस कब तक करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस करना पड़ेगा आपको इमीडिएटली आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द आईआरपी। इमीडिएटली वर्ड का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली वर्ड का मतलब क्या है अभी पता लग जाएगा। आइए पहले सेक्शन 14, एग्जामिनर का पिछले मतलब पहले जब आईबीसी शुरू हुआ तो लगातार 3 अटेम्प्ट तक सबसे फेवरेट सेक्शन 14। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है सेक्शन 14, सुन लीजिएगा, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14 मोरेटोरियम। कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द कोड ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय द ऑर्डर डिक्लेयर अ मोरेटोरियम प्रोहिबिटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। आज के बाद अब ये कुछ नहीं होगा, कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ कुछ नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा? उसके खिलाफ कोई केस शुरू नहीं होगा, जो केस चल रहा है वो वहीं रुक जाएंगे, और प्रोसीडिंग कोई प्रोसीडिंग कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ नहीं चलेगी, प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट। यानी कि अगर कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ आपके पास कोई जजमेंट की कॉपी भी है जहां पे आपको कहा गया है कोर्ट ने कि प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लो, नहीं कर सकते। मोरेटोरियम मतलब कुछ नहीं होगा इस पीरियड में, 180 दिन तक कोई एक्शन कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर नहीं लिया जाएगा, सब कुछ शांत, क्योंकि ये पीरियड रिवाइवल का है। इसमें कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग्स होनी है जहां कंपनी के रिवाइवल यानी कि कॉर्पोरेट डेटर के रिवाइवल की चर्चाएं होनी है, कॉर्पोरेट डेटर के रिवाइवल की चर्चा होनी है इस पीरियड में। सब कुछ रुक जाएगा, गवर्नमेंट ड्यूज तक रुक जाएंगे। ओके, ट्रांसफरिंग इनकम्बरिंग, ट्रांसफरिंग मतलब ट्रांसफर, इनकम्बरिंग मतलब चार्ज, नो चार्ज, कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। एलाइनेटिंग मतलब कोई गिफ्ट वगैरह नहीं होगा किसका, और डिस्पोजिंग ऑफ द बाय द कॉर्पोरेट डेटर ऑफ एनी ऑफ इट्स एसेट्स और लीगल राइट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट देयर,
कोई एसेट ट्रांसफर नहीं होगी, चार्ज क्रिएट नहीं होगा, कोई गिफ्ट नहीं दिया जाएगा कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा। एनी एक्शन टू फोरक्लोज, फोरक्लोज मतलब पेमेंट करना, समय से पहले खत्म करना लोन का, ओके। रिकवर और इन्फोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। कोई भी एक्शन जिसके अंतर्गत आप लोन को रीपे करना चाहते हो जल्दी से, या फिर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट करना चाहते हैं कोई बैंकर, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट डेट इज सरफासी एक्ट, वहीं के वहीं रुक जाएगा, वहीं के वहीं रुक जाएगा। कोई सरफासी के अंदर एक्शन नहीं होगा, कोई सरफासी में एक्शन नहीं होगा, क्योंकि मोरेटोरियम चल रहा है, मोरेटोरियम चल रहा है। द रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय ओनर और लेसर वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड बाय, अगर कॉर्पोरेट डेटर किसी प्रॉपर्टी पे बैठा हुआ है और वो लीज पे है, रेंट पे है, लेसर इस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करा सकता, क्योंकि मोरेटोरियम चल रहा है, मोरेटोरियम चल रहा है। यानी कि ना तो कोई केस होगा, ना कोई एक्शन होगा, ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा, ना कोई लैंडलॉर्ड एक्शन लेगा। कॉर्पोरेट डेटर को पूरी तरह से सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है। इसकी वजह से स्टे ऑर्डर भी नहीं मिलेंगे, कोई स्टे कुछ भी नहीं होगा। तो सर 330 दिन क्यों? भाई साहब 330 दिन इसलिए केस की फाइलिंग के बाद बड़ा टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल सोचो ना, आपने एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल की किसी दिन, मतलब कोई कमिटी ऑफ क्रेडिटर वगैरह में कोई डिस्प्यूट हुआ, आप एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लेके गए, आपकी एप्लीकेशन को 13-14 दिन बाद नंबर आया, फिर उन्होंने कहा नहीं मीटिंग अब दोबारा कराओ। ऐसे तो कई प्रैक्टिकल झगड़े होते हैं, पूरी प्रोसेस में 20 दिन लग गए जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग नहीं हो पाई। तो इन सबके कारण डिले होता है, जिसके कारण 330। अदरवाइज स्टे कोई देगा नहीं, कोर्ट कोई बीच में पंगा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोर्ट कोई पंगा लेगा, इसका मतलब सीधा सीधा लॉ का उल्लंघन हो रहा है। अब सवाल उठा, अगर मान लीजिए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है, अगर कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है तो क्या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल सकती है? आंसर इज नहीं। अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस होटल गोदावन प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर कहा गया कि बेशक यहां पर जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात की गई, मगर आर्बिट्रेशन भी इंक्लूड माना जाएगा। दैट मैंडेट ऑफ न्यू इंसॉल्वेंसी लॉ इज दैट मोमेंट एन इंसॉल्वेंसी पेटिशन इज एडमिटेड द मोरेटोरियम दैट कम इनटू इफेक्ट अंडर सेक्शन 14, बस सबसेक्शन याद मत करना, एक्सप्रेसली इंटरडिक्ट्स इंस्टीट्यूशन और कंटिन्यूएशन ऑफ द पेंडिंग सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। दस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मोरेटोरियम इवन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग वाज हेल्ड नॉट टू बी अलाउड। आर्बिट्रेशन तक भी नहीं चलेगी इसके खिलाफ। अब सुनिएगा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये आईबीसी 2020 की अमेंडमेंट है। अ लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, कोटा, कंसेशन, क्लियरेंस, सिमिलर ग्रांट्स और राइट गिवन बाय द सीजीएसडी लोकल अथॉरिटी या रेगुलेटर और एनी अदर अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ट्राई ने लाइसेंस दिया है, लाइसेंस बाय ट्राई टू रिलायंस कम्युनिकेशन, क्या वो लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा? नहीं, प्रोवाइडेड लाइसेंस फी अगर पे की है। मोरेटोरियम पीरियड के अंदर भी लाइसेंस फी तो पे करनी पड़ेगी, तब सस्पेंड नहीं होगा, अदरवाइज सस्पेंड हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यानी कि shall not be suspended or terminated on the ground of insolvency subject to the condition that there is no default in the payment of current dues arising from the use or continuation of the license or similar grants or right during the moratorium period। यानी कि लाइसेंस फी पे करते रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर कहता है सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट डेटर एज मे बी स्पेसिफाइड शैल नॉट बी टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड और इंटरप्टेड ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। यहां पर ध्यान से सुनना, सबसेक्शन 2A हुआ क्या था? एक केस हुआ उत्तराखंड पावर इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन का। इन्होंने क्या किया? उत्तराखंड पावर स्टेट पावर कॉर्पोरेशन वालों ने, उत्तराखंड स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था ये सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे। इस केस के कारण ये सबसेक्शन 2 बनाया, ध्यान से सुनना। किसको? मान लीजिए कंपनी का नाम है जेड लिमिटेड को। अब जेड लिमिटेड का ड्यूज चल रहे थे टू उत्तर प्रदेश स्टेट लिमिटेड, इसको ड्यूज चल रहे थे। इन ड्यूज को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता था। यहां पे स्टार्ट ऑफ मोरेटोरियम हुआ था, लॉ मेकर ने कहा, एनसीएलटी ने कहा, जजमेंट लिया एनसीएलटी ने, मोरेटोरियम पीरियड स्टार्ट होने के बाद जितना भी ड्यू बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, तो ये कहलाएगा एसेंशियल्स। इसकी सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए, मगर शर्त यह है कि इफ पेमेंट ड्यूली मेड, इफ पेमेंट ड्यूली मेड। अब पेमेंट स्टैंड कौन करेगा? ऑब्वियसली आरपी पेमेंट करेगा। यानी कि आरपी अगर पेमेंट करता रहता है तो एसेंशियल्स की सप्लाई नहीं रुकेगी मोरेटोरियम पीरियड के अंदर। परंतु मोरेटोरियम पीरियड से जो पहले के ड्यूज हैं, ड्यूज बिफोर मोरेटोरियम, उनके पेमेंट की बात नहीं की है, तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए उत्तराखंड स्टेट पीसीएल बिकम ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये जजमेंट था एनसीएलटी का। इस जजमेंट के बेसिस पे लॉ मेकर ने लॉ चेंज किया 2020 के अंदर, और ये बात जो जजमेंट में लिखी गई थी अब ये सबसेक्शन 2A के रूप में डाल दी गई है। यस शुभम, पढ़ लीजिएगा सबसेक्शन 2A। Where the IRP or RP as the case may be considered the supply of goods or services critical to protect and preserve the value of the corporate debtor and manage the operation of such corporate debtor as a going concern, then the supply of such goods or services shall not be terminated, suspended or interrupted during the period of moratorium except where such corporate debtor has not paid dues arising from such supply during the moratorium period or in such circumstance as may be specified। तो इसके कारण सबसेक्शन 2A डाला। तो आज भी अगर आपके पास ये केस आ जाए, बेशक आप केस का नाम याद नहीं करना आपको क्योंकि ये सबसेक्शन बन चुका है, बट एक दिमाग में रख लेना कि सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स जो कि मोरेटोरियम से पहले हुई है उसको प्रोटेक्शन नहीं दी, जो मोरेटोरियम पीरियड में है उसको प्रोटेक्शन दी है, और उसके बारे में कहा है कि उनकी पेमेंट होगी तो उनकी सर्विसेज चलती रहेंगी, कंटिन्यू सप्लाई चलती रहेगी। परंतु अगर मोरेटोरियम से पहले वाली जो सर्विसेज हैं उनकी पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, यानी कि उनकी पेमेंट के लिए वो बंदा जिसने सप्लाई किया है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के रूप में खड़ा हुआ। नवंबर 20 में इस पे क्वेश्चन भी आया था। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है।
एसेंशियल डिफाइंड, एसेंशियल को दे दिया गया है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को डिसाइड करने को कि तू बता भाई क्या एसेंशियल है। प्रोड्यूसर कंपनी छोड़ सकते हैं, छोड़ के जाना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। मॉरेटोरियम पीरियड के रेंट को कोई प्रेफरेंस मिलेगी? रेंट देखो जी, अगर आपको लगता है कि बहुत जरूरी है, रेंट अगर जरूरी है, अदरवाइज तो कोई आपको मकान नहीं देगा, तो रेंट जरूरी है तो रेंट का खर्चा आपको करना पड़ेगा, तो वो भी एसेंशियल में आ जाएगा। चलिए जी, मैं आज यहीं तक करा रहा हूँ, बस इससे आगे नहीं करा रहा। सबसेक्शन 3 से मैं कल की क्लास में शुरू करूंगा, और कल की क्लास में हम बातें फिर शुरू करेंगे सबसेक्शन 3 एंड ऑनवर्ड्स की। चलो जी।